6 फरवरी हमारी फर्स्ट न्यूज़। ये न्यूज़ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से एक कीवर्ड कवर हो जाता है, वो है कालबेलिया ट्राइब। कालबेलिया ट्राइब जो होती है राजस्थान में, ये अपने सांप पकड़ने के काम में ज़्यादा माहिर है। इनके फोक सॉन्ग एंड डांसेस काफ़ी फेमस है। यहाँ से हमें एक डांस मिलता है, कालबेलिया डांस, जिसको सिर्फ वहाँ की वुमन परफॉर्म करती है। यहाँ से प्रीलिम में क्वेश्चन बन सकता है। अब आते हैं सेकंड न्यूज़ पे। हम चलेंगे डाटा पॉइंट पे। ये न्यूज़ पढ़ने से पहले आपको 31 दिसंबर 2024 का ये यूपीआई के ड्यूओपोली का जो आर्टिकल था, ये इसकी नोट्स को रिवाइज करना चाहिए और फिर इसके बाद आज का डाटा पॉइंट पढ़ना चाहिए। यहाँ से एक प्री का भी क्वेश्चन बन सकता है, साथ ही GS3 मेंस में यूपीआई के ट्रांजेक्शन पे, साथ ही जो मार्केट की वल्नरेबिलिटीज़ है उस पर क्वेश्चन बन सकता है। क्या है डाटा पॉइंट, देखते हैं। आरबीआई की एक रिपोर्ट आई है जिसका नाम है पेमेंट सिस्टम रिपोर्ट। इन्होंने कहा है इंडिया में जो डिजिटल पेमेंट है लास्ट 10 ईयर में, इसमें 3.5 टाइम का जो वैल्यू में इंक्रीज हुआ है। जहाँ पे 2013 में हम डिजिटल पेमेंट करते थे 700 लाख करोड़ का, अब बढ़ के हो गया है 2750 लाख करोड़ का। तो लास्ट 5 ईयर में हमने इंक्रीज किया है 1.6 टाइम इन वैल्यू में, साथ ही 6.7 टाइम इन वैल्यूम में। हमारा वैल्यूम का जो ट्रांजेक्शन है वो ज़्यादा है, लेकिन उसकी जो वैल्यू है डिजिटल पेमेंट की वो काफ़ी कम है वैल्यू के हिसाब से। जो यूपीआई है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, ये कवर करता है 80% ऑफ ऑल डिजिटल ट्रांजेक्शन बाय वैल्यूम में। यहाँ से भी प्री की लाइन बन सकती है, लेकिन ये कंस्टिट्यूट हो जाता है जस्ट 30% इन वैल्यूम में। मतलब वैल्यूम की बात करें तो यूपीआई ज़्यादा ट्रांजेक्शन करता है, लेकिन अगर वैल्यू की बात रही तो यूपीआई का ट्रांजेक्शन जस्ट 30% है। यहाँ से तो प्री की लाइन बनेगी ही बनेगी। ये चार्ट हमारे काम के है, चार्ट नंबर 1, 5 एंड 6। चार्ट नंबर 1 देखिए, जहाँ पे 2018 में यूपीआई का एंड अदर पेमेंट सिस्टम का डिफरेंस ज़्यादा कम नहीं था, लेकिन दोनों की ट्रांजेक्शन काफ़ी कम होती थी। उसके बाद ने 2021 ने यूपीआई ने टेक ओवर कर लिया अदर पेमेंट सिस्टम को। अब अदर पेमेंट सिस्टम 2024 में काफ़ी नीचे है और यूपीआई का जो ट्रांजेक्शन हो रहा है डिजिटल ट्रांजेक्शन, ये काफ़ी हाई लेवल पे चला गया है। यहाँ से भी प्री की लाइन बन सकती है। अब आते हैं चार्ट नंबर 5 पे। यहाँ पे बात चलती है वैल्यूम की, ट्रांजेक्शन ऑफ वैल्यूम वेरियस पेमेंट मेथड में। तो यहाँ पे हाईएस्ट शेयर आता है यूपीआई का, उसके बाद आता है नेफ्ट, नेशनल इलेक्ट्रिक फंड ट्रांसफ़र। लेकिन हम बात करेंगे वैल्यू की, कितना पैसा आपने ट्रांजेक्ट किया इस डिजिटल पेमेंट पे। सबसे ज़्यादा ट्रांजेक्शन करते नेफ्ट पे, उसके बाद नंबर आता है यूपीआई का। यहाँ से भी प्री का क्वेश्चन बन सकता है, वैल्यू में कौन टॉपर है, वैल्यू में कौन टॉपर है, या उसका सीक्वेंस लगाए। अब यहाँ पे जितने कीवर्ड मिलते हैं, यहाँ से प्री का क्वेश्चन बन सकता है। आप इसका गूगल कीजिए और देखिए यूपीआई क्या होता है, नेफ्ट क्या होता है, ये नैच क्या है, IMPS क्या है, साथ ही NEATS क्या है, भीम आधार पे क्या होता है, साथ ही AEPS क्या होता है। यहाँ से भी प्री के क्वेश्चन बन सकते हैं। इकोनॉमी के लिए ज़्यादा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, जितने हिंदू में कीवर्ड आते हैं तो वो भी कर ले तो काफ़ी सफिशिएंट है। हमारा ध्यान इकोनॉमी में सिर्फ कीवर्ड पे होना चाहिए, सारा खेल इस कीवर्ड का है। अगर एक बार आपको कीवर्ड समझ आया तो आप आंसर निकाल सकते हो। अब आते हैं इस आर्टिकल पे। ये आर्टिकल है टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट पेज का। हम बात करेंगे सेक्रेड ग्रोथ की। ऑलरेडी एक बार हमने टॉपिक कवर किया था, आज फिर से आया है। सेक्रेड ग्रोथ जो कवर होते हैं हमारे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंडर में, इनको कहा जाता है कम्युनिटी रिजर्व। 2002 में क्या हुआ था, हमने हमारा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट को अमेंड किया। उसमें 2 कैटेगरी ऐड कर दी, एक आता है कम्युनिटी रिजर्व, दूसरा आता था कंजर्वेटिव रिजर्व। कम्युनिटी एंड कंजर्वेटिव रिजर्व, कम्युनिटी वहाँ की कम्युनिटी हैंडल करती है। कंजर्वेटिव रिजर्व में वहाँ के जो गवर्नमेंट है, लोकल जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, वो उसको हैंडल करते थे। यहाँ से प्री का क्वेश्चन बन सकता है। जो राजस्थान से आज जो न्यूज़ आई है, वहाँ पे सेक्रेड ग्रोथ को कहते हैं ओरेंज
मालवन, देवघाट एंड बाग, यहाँ से प्रीलियम की लाइन बन सकती है। हमने देखा था 1996 में सुप्रीम कोर्ट के सामने एक केस आया था जहाँ पे फॉरेस्ट की डेफिनेशन क्या होनी चाहिए, इस पे ये केस चल रहा था। तब सुप्रीम कोर्ट ने टी.एन. गोदावर्मन केस में कहा, क्या कहा था, फॉरेस्ट जो लैंड होता है अंडर फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 के अंदर में, इसमें सिर्फ जो डिक्शनरी का मीनिंग होता है, मतलब जहाँ पे पेड़ है वहाँ पे फॉरेस्ट, ऐसा नहीं है। नॉट ओनली इंक्लूड फॉरेस्ट एज अंडरस्टूड इन डिक्शनरी सेंस, साथ ही हम एरिया ले लेंगे इसमें जहाँ पे गवर्नमेंट का कोई रिकॉर्ड नहीं है लेकिन उसकी कोई भी ओनरशिप हो, जहाँ पे पेड़ हो वो हम उसको फॉरेस्ट मान लेंगे। ये बात कही थी 30 ईयर पहले टी.एन. गोदावर्मन केस में। आपने कंतारा मूवी देखे होंगे, यहाँ के मोस्टली थीम इसी सेक्रेड ग्रोव पे फोकस करते हैं। जो सेक्रेड ग्रोव होते हैं ये उसको रेगुलेट करते हैं वहाँ की लोकल कम्युनिटी, साथ ही कंजर्व करते पैचेस ऑफ फॉरेस्ट लैंड के। ये क्रिएट किया जाता है एंड मैनेज किया जाता है ट्रेडिशनली बाय कम्युनिटीज़ इन वेरियस वे, जहाँ उनकी कम्युनिटी की डीपली रूटेड होते हैं उनके सेंटिमेंट्स, उनकी आइडेंटिटी इन सेक्रेड ग्रोव्स में। तो ये लागू करते हैं अपने कस्टमरी लॉ पे, साथ ही अपने टैबूज पे। लेकिन कहीं भी सेक्रेड ग्रोव में उनको मनाही की जाती है, आप ना वहाँ से कुछ भी मत उठाइए। प्रोहिबिट कहता है एक्सट्रैक्शन ऑफ एनी रिसोर्स इन एनी फॉर्म एक्सपेक्ट फॉर, जो आपको चाहिए आपके मेडिसिनल प्लांट के लिए। यहाँ से कुछ ट्रिकी फैक्ट बन जाते हैं। कुछ सेक्रेड ग्रोव्स के नाम है और कौन से स्टेट में। कर्नाटका में 2 आते हैं, देवारू, कड़ू। हिमाचल प्रदेश में एक आता है देवबन। केरला में 2 है, काऊ, सरपा काऊ। छोटा नागपुर प्लेटू उस पर कहा था सरना। छत्तीसगढ़ में देवबनी। उड़ीसा में जहेरा, ठाकुरमा, ठाकुर अम्मा। महाराष्ट्र में एंड छत्तीसगढ़ में कुछ आदिवासी मिलते, मुरिया, माड़िया एंड गोंड। यहाँ से आदिवासी का क्वेश्चन बन जाता है, उनको कहा जाता है फॉरेस्ट ग्रोथ को देवगुड़ी। मेघालय में कहते हैं की लॉ लैंगडो, की लॉ कांगटांग एंड की लॉ नियाम। गुजरात में कहते हैं साबरकंठा, दाहोद एंड बनासकंठा। ये जो सेक्रेड ग्रोव्स है ये हो सकते टेम्पल के अंडर में, किसी मॉनेस्ट्रीज के अंडर में, श्राइन के अंडर में, या किसी पिलग्रिम साइट के अंडर में, या हो सकते हैं यहाँ के बुरियल ग्राउंड के अंडर में। ये उनके एसोसिएट हो सकते हैं। ये जो सेक्रेड ग्रोव्स है यहाँ पे बहुत सारी हर्बल मेडिसिन होती है, साथ ही जहाँ के जो लोकल हीलर होते हैं यहाँ जाते हैं। हो सकता है सेक्रेड ग्रोव्स एक बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट भी हो। यहाँ से कुछ पेरिनियल स्ट्रीम भी आती है, कुछ छोटी मोटी रिवर जो यहाँ के ग्रोथ को यूनिक एंड एंडेमिक फ्लोरा को, फोना को सपोर्ट करे। ये हेल्पफुल हो सकता है मिटिगेट करना क्लाइमेट चेंज की इफेक्ट, साथ ही फ्लड्स, लैंडस्लाइड एंड ड्राउट को। ये स्टेबलाइज करते हैं वहाँ की सॉइल, साथ ही प्रिवेंट करते सॉइल इरोजन को। हमने अभी देखा 2002 में हमने कम्युनिटी रिजर्व को बनाया था वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंडर में, जहाँ पे नोटिफाइड करना था कम्युनिटी लैंड को या प्राइवेट लैंड को, जहाँ पे आप ना कंजर्व कीजिए हैबिटेट को। हम यहाँ पे प्रोटेक्ट करेंगे फौना को, फ्लोरा को, साथ ही ट्रेडिशनल और कल्चरल कंजर्वेशन वैल्यूज एंड प्रैक्टिसेस वहाँ की ट्राइबल पीपल के। तो इसी के अंडर में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है आप ना बनाए कम्युनिटी रिजर्व मैनेजमेंट कमेटी CRMC। इसको बनाएंगे स्टेट गवर्नमेंट। यहाँ से प्रीलियम का क्वेश्चन बन सकता है। ये जो कम्युनिटी रिजर्व मैनेजमेंट कमेटी है इनका काम है कंजर्व करना, मेंटेन करना, साथ ही मैनेज करना इन रिजर्व को एंड प्रोटेक्ट करना वहाँ की वाइल्ड लाइफ को, साथ ही हैबिटेट को। इस कमेटी में 5 मेंबर रहेंगे जिनको नॉमिनेशन दिया जाएगा वहाँ की ग्राम पंचायत द्वारा, और साथ ही वहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव रहेंगे फॉरेस्ट के या फिर वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट के। यहाँ पे हमें इलेक्ट करेंगे एक चेयरपर्सन को कमेटी के, उनको कहा जाएगा हॉनररी वाइल्ड लाइफ वार्डन। यहाँ से भी प्री की लाइन बन सकती है। अब देखते हैं फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 एंड सेक्रेड ग्रोव्स क्या कहता है। अभी जो एक्ट है फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 का, उसको पूरे हो गए 20 ईयर। तो हो सके
इस पे कोई क्वेश्चन बन जाए। तो इसके अंडर में ग्राम सभा को अथॉरिटी दी है, स्टैट्यूटरी अथॉरिटी है, आप प्रोटेक्ट कीजिए, रिजनरेट कीजिए, कंजर्व कीजिए या मैनेज कीजिए कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्स को। साथ ही आप प्रोटेक्ट कीजिए वहाँ के वाइल्ड लाइफ को, फ्लोरा को एंड बायोडाइवर्सिटी को। सभा खुद बना सकती है इस एक्ट के अंडर में अपनी खुद की कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्स मैनेजमेंट कमिटीज़ जो डेवलप करे एंड एग्जीक्यूट करे मैनेज प्लान अप्रूव बाय ग्राम सभा, जो काम स्टेट गवर्नमेंट की अपॉइंट कमेटी करेंगी, यहाँ पे एक सेम काम कमेटी करेंगी जो वहाँ की ग्राम सभा अपॉइंट करे। ये आर्टिकल काफ़ी बढ़िया था, यहाँ से प्री का भी क्वेश्चन बन सकता है, साथ ही GS3 में इसमें भी क्वेश्चन आ सकता है। कम्युनिटी फॉरेस्ट सेक्रेड ग्रोव्स एंड फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006। अब आते हैं अगली न्यूज़ पे। न्यूज़ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ 2 कीवर्ड मिलते हैं। एक है स्ट्राइकर, जो है एक इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल जो USA ने बनाया है। ये काम करता है ज़्यादा ऊंचाई पे, हाई एल्टीट्यूड। अब ना हम इसको लेंगे US से, हो सके हम इसको यूज़ करेंगे हमारे लद्दाख में। अगला कीवर्ड मिलता है जावेलिन, ये है एक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, ये भी बनाया है USA ने। अब आता है इस न्यूज़ पे, यहाँ से कुछ प्री के फैक्ट कवर हो सकते हैं एंड CAPF का भी यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, CAPF AC का। हम बात करेंगे विजय दुर्ग की। विजय दुर्ग कोलकाता में एक पोर्ट विलियम नाम का पोर्ट था, अब उसका नाम ना चेंज करके हमने रख दिया है विजय दुर्ग। और ये जो फोर्ट विलियम था एक हेडक्वार्टर था हमारे आर्मी कमांड का जो ईस्टर्न सेक्टर में काम करती है। ईस्टर्न आर्मी कमांड का ये हेडक्वार्टर था पोर्ट विलियम। पोर्ट विलियम का नाम पड़ा था जो किंग थे, किंग विलियम 3 ऑफ इंग्लैंड के, ब्रिटिश ने जब 1764 के बाद, बक्सर के बाद इस पे कैप्चर कर लिया था पोर्ट विलियम को, उसके पहले प्लासी में, तो उसके बाद उन्होंने 1781 में ये पोर्ट बनाया था। जो नाम है विजय दुर्ग, ये आता है इंडिया का एक ओल्डेस्ट पोर्ट है महाराष्ट्र में, उस पे नाम पे इसको रखा है विजय दुर्ग। ये पोर्ट जिसने काम किया था नेवल बेस ऑफ मराठा का अंडर छत्रपति शिवाजी महाराज। यहाँ से प्रीलिम का क्वेश्चन बन सकता है। अब आते हैं इस न्यूज़ पे, हम बात करेंगे स्पिरिचुअल टूरिज्म की। हमारी एक स्कीम आती है प्रसाद स्कीम, पिलग्रिमेज रिजर्वेशन स्पिरिचुअल एग्मेंटेशन ड्राइव स्कीम। ये स्कीम आती है मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के अंडर में, यहाँ से प्री का क्वेश्चन बन सकता है। तो प्रसाद स्कीम में हम फोकस करेंगे डेवलपिंग एंड आइडेंटिफाइंग पिलग्रिम जो इनरिच करे हमारे रिलीजियस टूरिज्म को। तो इसी के अंडर में हमने अब शुरू किया है स्पिरिचुअल सर्किट। फर्स्ट था टूरिज्म सर्किट, अब था रिलीजियस सर्किट, अब है स्पिरिचुअल सर्किट। इसमें 2 सर्किट के नाम आए जो है केरला में, एक आता है सबरीमाला इरुमेल्लू पंपा सन्निधानम सर्किट, सेकंड आता है शिवगिरी श्री नारायण गुरु आश्रम सर्किट। अब देखेंगे इंडिया ईयर बुक 2024 को, इसमें आता है प्रसाद स्कीम। प्रसाद स्कीम के अंडर में हम आइडेंटिफाई करेंगे रिलीजियस सिग्निफिकेंस के प्लेसेस को 25 साइट में। यहाँ की जो सिटी दी है, ये सिटी का हिस्ट्रिकल रिलेवेंस हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। जैसे अमरावती आता है आंध्र प्रदेश में, अब अमरावती कहाँ पे, किसकी कैपिटल थी, किस रिवर पे, और क्या हिस्ट्रिकल बैकग्राउंड है, यहाँ से क्वेश्चन इनडायरेक्टली बन सकता है। अमृतसर पंजाब में है, अजमेर राजस्थान में, अयोध्या यूपी, बद्रीनाथ उत्तराखंड, द्वारका गुजरात, देवगढ़ झारखंड, बेलूर वेस्ट बंगाल, गया बिहार, गुरुवायूर। अब यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। 1924 में हमने देखा था वाइकोम मूवमेंट, तो ये इसी से रिलेटेड है। फिर आता है हजरत बल जो है जम्मू कश्मीर में, कामाख्या टेम्पल जो कामाख्या है वो आता है आसाम में, कांचीपुरम तमिलनाडु, कतरा जम्मू कश्मीर, केदारनाथ उत्तराखंड, मथुरा यूपी, पटना बिहार, पुरी ओडिशा, श्रीशैलम टाइगर रिजर्व भी है, हिल्स भी है। यहाँ से तो यूपीएससी ने 2-3 बार क्वेश्चन पूछा है श्रीशैलम इस पे, जो आता है आंध्र प्रदेश में। सोमनाथ पे 2021 के प्रीलिम में क्वेश्चन आया था जो है गुजरात में। फिर आता है तिरुपति
त्र्यंबकेश्वर जो महाराष्ट्र में, जहाँ से शुरू होती है गोदावरी रिवर। फिर आते हैं उज्जैन जो है एमपी में, वाराणसी यूपी में, साथ ही वेलंकनी जो आता है तमिलनाडु में, प्रसाद स्कीम जो आती है मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के अंडर में। यहाँ पे हमने कुछ रिलीजियस सिग्निफिकेंस प्लेस को डेवलप करना है। अभी जो हम शुरू करेंगे इसी के अंडर में स्पिरिचुअल टूरिज्म। अब आते हैं हमारी लास्ट न्यूज़ पे। हमने लास्ट मंथ देखा था जब साउथ कोरिया के जो प्रेसिडेंट है उन पे चल रहा है इम्पीचमेंट। साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट पे हो रहा है इम्पीचमेंट। अभी फिलीपाइंस के जो वाइस प्रेसिडेंट है उन पे भी ये इम्पीचमेंट हुआ है। तो यूपीएससी क्या करेंगी, दोनों न्यूज़ को एक जगह कंपाइल करके एक क्वेश्चन बना देंगी। बस हमें न्यूज़ पूरी पढ़नी नहीं है, हेडिंग हमारे लिए यहाँ से इंपॉर्टेंट है। साउथ कोरिया एंड फिलीपाइंस, साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट पे इम्पीचमेंट हो रही है एंड फिलीपाइंस के वाइस प्रेसिडेंट पे। आज के लिए इतना ही है। थैंक यू।